हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, पार्ट 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कक्षा 8 का ये चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि किस तरीके से फिल्म जगत में फिल्मों का पिक्चर्स, जो बोलती हुई पिक्चर थी, उनकी शुरुआत हुई। तो किस तरीके से उस पर काम हुआ और कैसे कैसे उसमें प्रगति हुई, ये सारी बातें हम इस पार्ट में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप तिवारी जी ने इस पार्ट में छोटी छोटी बातों को बताया है कि किस तरीके से फिल्म जगत जो था वो धीरे धीरे करके प्रगति पर बढ़ा। शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। जब पहली बार आलम आरा पिक्चर बनी, आलम आरा जो पहली पिक्चर है जिसमें बोलते हुए दिखाया गया है कलाकारों को, तो वहां पर कितने लोग काम कर रहे थे उस पिक्चर में? 78 लोगों ने इकट्ठे काम किया है, यानी 78 लोग जो है उस पिक्चर में काम करते हुए देखे गए, जो कि जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 100% बोल रहे हैं मतलब सब बोलते हुए उसमें नजर आ रहे थे। और ये देश की पहली पिक्चर थी। इससे पहले भी बहुत सी पिक्चरें बनी, लेकिन वो पिक्चर कैसी थी जिनमें कि पीछे से डायलॉग्स बोलते हुए, या तो कोई अलग से डायलॉग बोले जाते थे, एक पिक्चर चलती रहती थी और उसमें पीछे से आदमी मतलब मनुष्य लोग, जो इंसान है वो अलग से डायलॉग्स बोलते हुए सुनाई देता था। ठीक है, लेकिन जब आलम आरा पिक्चर बनी तो उसमें क्या हुआ, उसके हेडलाइंस में था कि पहली बार देखिए 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। मुर्दा इंसान क्यों कहा गया? क्योंकि वो पिक्चर में काम कर रहे हैं, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो मुर्दा है, लेकिन कैसे दिख रहे हैं? वो वहां पर जिंदा दिख रहे हैं। जिंदा कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आलम आरा जो थी ये पहली बोलती हुई पिक्चर थी। ठीक है, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। ये पिक्चर कब रिलीज हुई? 14 मार्च 1931 में। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। तो इसीलिए आपके पार्ट का नाम भी है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यानी 14 मार्च 1931 के दिन जब ये पिक्चर रिलीज हुई, जब ये पिक्चर दिखाई गई, तब से माना जाने लगा कि अब भारतीय सिनेमा जगत ने बोलना सीख लिया है। ठीक है, हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मूक फिल्म जिसमें कोई बोलते नहीं थे, सिर्फ पिक्चर्स दिखाई देती थी। जैसे आपने पुरानी वो देखी होगी, टॉम एंड जेरी की मूवी दिखाई देती है, या फिर चार्ली चैपलिन की जितनी भी मूवीज होती थी उसमें डायलॉग्स नहीं होते थे। ठीक है, बिना बोले वो सारी मूवीज चलती रहती थी और सब उसी को देख के बहुत खुश होते थे। ये पुरानी पिक्चर के बारे में बता रही हूँ। तो और चार्ली चैपलिन की पिक्चर हमारे देश की नहीं थी, विदेशी पिक्चरें थी, लेकिन उसी तरीके की। ठीक है, उसी तरीके की जब पिक्चरें चलती थी उन्हें हम मूक पिक्चर फिल्म्स बोलते थे, मूक फिल्में कहा जाता था उन्हें। तो जब आलम आरा रिलीज हुई तो उसके बाद से बोलती हुई पिक्चरों का दौर जो था वो शुरू हो गया। आगे चलते हैं। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यानी अर्देशीर जो थे वो पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार थे, और उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? उनको ये प्रेरणा मिली थी हॉलीवुड की शो वोट पिक्चर देखने के बाद।
फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब कहानी, ठीक है। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, यानी जैसे नाटक में दिखाया गया था उसी तरीके से उसे फिल्म में भी रखा गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 तबला वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार व गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ठीक है। तो आलम आरा जिस समय पिक्चर बनी उस समय कोई राइटर नहीं था उनके पास। कोई राइटर का मतलब यह कि कोई फिल्म की कहानी नहीं थी उनके पास लिखी हुई कि जिसके पर वो फिल्म आए। उन्होंने सिर्फ एक नाटक को बेस बनाकर आलम आरा पिक्चर को बनाया था। ना उनके पास कोई गीतकार था ना संगीतकार था। तो उनके और अर्देशीर जी ने पहली बार फिल्मी ये जो बोलते पिक्चर बनाई थी उसमें गाने भी खुद ही डाले थे। तो गानों के लिए धुन मतलब लय भी उन्होंने खुद से ही तैयार की थी। फिल्म के संगीत में महज वाद्य तबला मतलब जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था इस पिक्चर में वो सिर्फ तबला, हारमोनियम और वायलिन ही थे। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। यही कारण था कि वहां पर किसी संगीतकार का नाम, पिक्चर की जो कास्टिंग होती है, पिक्चर की कास्टिंग में संगीतकार या गीतकार का नाम स्वतंत्र रूप से नहीं डाला गया था। और इसके जो सबसे पहले गायक थे वो बने थे WM खान और इनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ठीक है। आगे चलते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। साउंड मतलब आवाज की वजह से उसकी शूटिंग जो थी वो रात को की जाती थी ताकि किसी तरीके की एक्स्ट्रा आवाजें उसमें न पड़े। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जाता था। जिन पिक्चर्स में जो मूक मतलब जिसमें किसी प्रकार के डायलॉग्स वगैरह नहीं बोले जाते थे, कि जिसमें किसी प्रकार का साउंड नहीं था, तो उन पिक्चरों को ज्यादातर दिन के प्रकाश यानी दिन के उजाले में उनको फिल्माया जाता था। लेकिन आलम आरा क्योंकि उसमें पूरा साउंड सिस्टम वगैरह की जरूरत थी और साउंड सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी नहीं थी, तो हम शूटिंग के उस समय शूटिंग जो थी वो रात को की जाती थी। तो रात को करने के लिए उन्हें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी, यानी लाइटें वगैरह उन्हें लगानी पड़ती थी। तो यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो आलम आरा में पहली बार कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई, यानी इससे पहले तक सूर्य की रोशनी में ही यानी दिन के उजाले में ही शूटिंग होती थी। कभी भी इससे पहले कृत्रिम प्रकाश यानी लाइट की जरूरत शूटिंग करने के लिए नहीं पड़ी थी और यहीं से लाइट की जरूरत पिक्चरों में शुरू हो गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। सवाक मतलब बोलती हुई। 150 से अधिक उन्होंने मतलब जिसमें किसी प्रकार की डायलॉग डिलीवरी नहीं थी वो पिक्चरें बनाई और 100 से ऊपर उन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई जिनमें बातचीत करते हुए यानी आदमी बोलते हुए हंसते हुए सारी चीजें दिखाई दे रही थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। जिस तरीके से अरेबियन नाइट्स में कहानियां हैं उसी तरीके से ये फिल्म भी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। तो आलम आरा जो पिक्चर बनी थी उनकी उसमें पहली बार नायिका के रोल में जिसने काम किया था वो जुबैदा थी और नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक मतलब वेतन, ठीक है। मतलब जैसे आजकल तो करोड़ों में बात चलती है, तो उस समय भी जो सबसे अच्छा स्टार माना जाता था वो विठल ही थे और ये सबसे ज्यादा मेहनताना लेते थे, यानी पिक्चर में काम करने का सबसे ज्यादा पैसा यही लेते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी
क्योंकि पिक्चर जो है वो अरेबियन नाइट्स के ऊपर थी। अरेबियन नाइट्स में जितनी भी स्टोरीज है वो सब किस कहाँ से रिलेटेड है, उसमें सब में उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी उर्दू भाषा का उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा का मिला के प्रयोग हुआ था। तो जो उर्दू के शब्द थे उन्हें बोलने में विट्ठल को परेशानी हो रही थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर किसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया, क्योंकि वो उर्दू शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जगह पर महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, क्योंकि पहले उन्हें साइन किया गया था पिक्चर के लिए, तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसके लिए कोर्ट में जाना जरूरी समझा। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत का पहला बोलते फिल्म के नायक वो बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन आप जानते ही हैं सब, जो पिक्चर्स में अलग अलग तरीके के जितने भी बहादुरी के कारनामे दिखाने होते हैं, तो उसके लिए एक स्टंटमैन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उन्होंने नायक के साथ साथ स्टंट रूप के रूप में भी वो सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग में प्रमुख स्तंभ बने। ठीक है, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। तो इस फिल्म की शुरुआत कब हुई थी? 14 मार्च को 1931 को। तो उस समय हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उस समय भी इस तरीके के सारे कार्य किए जाते थे। तो 14 मार्च 1931 को ये फिल्म रिलीज हुई और उस सिनेमा हॉल का नाम था मैजेस्टिक। ठीक है, फिल्म 8 सप्ताह तक फुल हाउस चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म का करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो ये पहली बोलती फिल्म जो हमारी भारत में बनी थी, ये लोगों के लिए एक अजूबा थी। तो जब ये सिनेमा घर में आई तो लोगों के का सैलाब जो था वो उसे देखने के लिए टूट पड़ा और लगभग कई हफ्तों तक, 8 हफ्तों तक ये फुल पिक्चर जो थी हाउसफुल चलती रही और लोग लगातार इस पिक्चर को देखने के लिए आते रहे। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंचों के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। तो जो स्टार्टिंग में जो पिक्चरें बनी थी वो सारी किसी न किसी कथा के ऊपर ही आधारित होती थी। तो इसके अलावा कई सामाजिक विषयों में भी फिल्में बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण संवाद फिल्म सिनेमा को ब्रिटिश शासकों की तीखी नजर का सामना भी करना पड़ा। तो क्योंकि उस समय हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, हमें आजादी नहीं मिली थी, तो किस तरीके से देश को आजाद किया जाए या महात्मा गांधी के क्या विचार थे, उन सबको दिखाने के लिए भी पिक्चर्स बनाई गई, फिल्मों को प्रदर्शित किया गया, ताकि लोगों को एक मैसेज पहुंचे, एक संदेश पहुंचे कि उन्हें इकट्ठे होकर कार्य करना चाहिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए सोचना चाहिए। तो उसी पर एक पिक्चर बनी थी, उसका नाम था खुदा की शान, और जिसमें जो किरदार था वो सेम कैसा था, महात्मा गांधी के जैसा। तो जब अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिश शासकों ने भी इस पिक्चर को देखा तो उन्हें लगा कि जो भारतीय सिनेमा है वो हमारे खिलाफ जा रहा है और लोगों को भड़का रहा है। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों के पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। तो जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद 1956 में आलम आरा के लिए, जब आलम आरा पिक्चर को 25 साल पूरे हो गए थे, तो फिल्म जगत पर के लिए भारतीय सवाक फिल्मों का पिता के नाम से अर्देशीर जी को एक खिताब दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया
बोलती पिक्चरों के स्टार्टिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस किताब की जरूरत नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने देश के लिए किया है, और ये मेरा जो योगदान है वो देश के लिए है। मतलब वो काफी विनम्र स्वभाव के थे, उनके अंदर अहम की भावना नहीं थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने वाले पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे और सिर्फ अभिनय करने से काम चलने वाला नहीं था। तो अब जैसे जैसे फिल्म जगत की प्रगति हुई, तो वहां पर पिक्चरों का जो पटकथा थी उसमें भी परिवर्तन आने लगे। अब सिर्फ कहानियों के ऊपर पिक्चरें नहीं बन रही थी, बल्कि सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी उनके ऊपर भी फिल्मों को बनाया जा रहा था, और उसके लिए डायलॉग्स यानी संवाद लिखे जाते थे और उन्हें पढ़ना होता था और उन्हें समझना होता था। सिर्फ अभिनय करने से वहां पर काम नहीं चल रहा था, तो इसलिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ने लगी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था, यानी जो मूव पिक्चरें थी उसमें मोटे मोटे आदमी ले लिए, स्टंट करने वाले आदमी ले लिए, नाचने वाले ले लिए, तो वहां पे चल जाता था। लेकिन जब अब डायलॉग्स वाली पिक्चर्स शुरू हुई, जहां पे बोलना शुरू हो गया, जहां पर अभिनय बोलने के बोल बोलकर अभिनय करना होता था, तो वहां पर सिर्फ अभिनय से काम नहीं होने वाला था, बल्कि वहां पर डायलॉग्स भी बोलने थे, संवाद भी बोलने थे। ठीक है, तो अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी। यहीं से गायन के ऊपर भी कार्य शुरू हो गया। इसीलिए आलम-आरा के बाद आरंभिक संवाद फिल्मों के दौर में कई गायक अभिनेताओं बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। यानी जो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, जैसे अब हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, उस तरीके की भाषाओं का प्रयोग शुरू हो गया। ये जो किताबी भाषा थी, जो बहुत ज्यादा सांस्कृतिक भाषा बोली जाती थी, उसकी जगह पर हम एक आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग अब हिंदी जगत में, हिंदी फिल्म सिनेमा जगत में शुरू हो गया। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ मतलब आम बोलचाल का हुआ। एक तरह की नई आजादी थी, जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो अब फिल्मों में जो कहानियां थी वो हमारी रोजमर्रा की कहानियों से रिलेटेड होती थी। हमारे सार्वजनिक जीवन मतलब जो हमारे आसपास घटती हुई घटनाएं होती थी, उन घटनाओं को उन पिक्चरों में दिखाया जाता था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। जैसे कि आजकल भी आप देखते हो कि हर कोई किसी ना किसी हीरो हीरोइन से प्रभावित रहता है, हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस होती है। तो इसी तरीके से उस समय भी अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता जो थी वो दर्शकों पर खूब रहती थी, मतलब उस समय भी लोगों के फेवरेट रहते थे। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में बहुत लोकप्रिय हुई थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह से कर रही थी जिस तरीके से माधुरी नामक पिक्चर में सुलोचना ने की थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों को भी अभिनय किया था। स्वयं आलम-आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी काफी पसंद की गई। यानी हमारी जो पहली पिक्चर थी वो सिर्फ हमने भारतीयों ने ही नहीं देखी, बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया के जो इलाके हैं वहां सभी जगहों पर ये पिक्चर दिखाई गई और सभी लोगों ने उसे खूब पसंद किया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। हालांकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? फाल्के। ठीक है, और संवाद फिल्मों के जनक जो है वो माने जाते हैं अर्देशीर। तो यहां से फिल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।